तो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ साहिल है, जिनका इस बार गेट में 31 रैंक था और जैम में 39 रैंक है, मतलब गेट स्टैटिस्टिक्स और आईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। सो थैंक यू साहिल, ओ सॉरी, वेलकम साहिल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एटलीस्ट। तो वेलकम एंड थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू सर। बताओ कैसे कैसे, पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कब ज्वाइन किए आप और कैसे पता चला मेरे बारे में, वहां से स्टार्ट करते हैं। हम्म। हाँ सर, तो जैसे कि पहले इंटरव्यू में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था। हाँ तो मैंने आपको ऑलमोस्ट जून जुलाई के अराउंड पे ज्वाइन करा था, जब मतलब हाँ सिक्स टाइम मेरा खत्म हो गया था। हाँ एंड फोकस तो मेरा पहले जैम पे ही था। तो मैंने आपको ज्वाइन तो जैम के लिए ही करा था। और मैं तब तो दोनों बैच ही कर रहा था, आपके साथ क्लासेस हाँ करता था। आप एक टाइम मैथ का कराते थे और एक टाइम स्टैट्स का, तो मैं हाँ। साथ के साथ सिलेबस कर रहा होता था। तो ऐसे मैंने शुरू करा था आपके साथ पढ़ना। हम्म। तो हमारी क्लासेस कितना हेल्प किया आपको? सर मोस्टली तो क्लासेस का ही रोल है, क्योंकि मतलब उससे पहले हाँ मैंने जैसे थोड़ा सा उस टाइम पे जिक्र करा था, बट मैं अभी बताता हूँ आपको अच्छी तरह से। तो जब मैंने पिछले से पिछले साल जैम का पढ़ा, तो मैं काफी लेट हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। तो मेरे पास कभी नोट्स ही नहीं थे। तो हम्म। मेरे को ये नहीं पता कि ज्योमेट्री के दो पीडीएफ हैं, उनका सम नेगेटिव बायनोमियल है। मेरे को हाँ। अब वो लिखा भी नहीं हुआ है कहीं। मैंने मान लो किसी दोस्त से सुना तो मैं फिर भूल गया। मेरे को हम्म। फॉर्म नहीं पता। तो जो पहला 3 महीने मैंने क्लास करे, जो मेरे नोट्स बने, सबसे ज्यादा हेल्पफुल तो वही है कि हम्म। मैंने वो नोट्स ही 5 बार पढ़े, तो मेरे पास पहले एक मटेरियल आ गया। तो हम्म। एक क्लासेस का यही सबसे अच्छा फायदा है कि आपको इधर उधर ही नहीं भागना पड़ेगा। तो एक ये सबसे बड़ी हेल्प है सर। बिल्कुल, हाँ, चीज़ें एक जगह सारी कलेक्ट हो जाती हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि आपके प्रिपरेशन जरा, क्योंकि आपके काफ़ी अच्छे रैंक जैम में भी है और गेट में भी है, क्योंकि एस्पिरेंट तो बहुत सारे हैं, 3,000 प्लस बच्चे एग्जाम देते हैं। और उस 3,000 बच्चों में थर्टीज़ में रैंक लाना ये भी बड़ी बात है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा मैटर करता है आपका हार्डवर्क, आपका टैलेंट, क्योंकि बच्चे तो हमने बहुत पढ़ाए, 500-600 बच्चों को पढ़ाए, तो उनमें से ही लाए हैं। तो आपका वो है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे कैसे आपने किया, स्पेशली जैम के लिए, जैम 2024 इसके लिए। सर जैम 2024 के लिए मैं प्रिपेयर्ड तो 23 की तरह मतलब हो रहा था कि हम्म। मेरे को तैयारी करनी है जैसे 23 का पेपर आया उसके अकॉर्डिंग। तो हम्म। मैं प्रैक्टिस सेट भी वैसे ही कर रहा था, मैं बुक्स भी उसी लिए कर रहा था। और वो शुरू के जो 3 4 महीने उस पर पूरा रिगरस एकदम प्रैक्टिस, हम्म। क्योंकि मतलब एक्सपेक्टेशन तो वैसे ही थे ना। तो तैयारी तो वैसे शुरू कर थी, बट पेपर आ गया इजी। तो मतलब अब हाँ। जैसे आप ही उस टाइम बोल रहे थे कि बहुत बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे थे ज्यादा का, यस। हाँ। क्योंकि आज से पहले आ भी नहीं रहे 70 70 नंबर। तो सब 50 60 की रेंज में मैक्स टॉपर जा रहे हैं। तो जैसे मैंने खुद ही 76 या 77 का पेपर अटेम्प्ट करा था, मैं उसके आगे नहीं बढ़ा। तो उतने नंबर वैसे भी नहीं आ सकते थे। तो इस बार थोड़ा ये हो गया। तो प्रिपरेशन का यही था कि नोट्स मिल गए पहले एक तो मुझे, और फिर एक वो हो गया कि पीवाईक्यू। दो चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई ये। और हम्म। आपका कोई भी एक आप बुक जैसे एफएमएससी हो गया, उसके पीछे इतने सारे क्वेश्चंस हैं। आप हम्म। बैक एक्सरसाइज जस्ट डेली का डेली करो, तो आपको एक बुक के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, और थोड़ा सा पीवाईक्यू से कुछ अलग भी हो जाता है। हाँ। तो एक ये शुरू की बेसिक स्ट्रेटेजी तो यही थी। बिल्कुल, वो आपने सही कहा शुरू में। एक्चुअली हम भी बच्चों को ये बताते थे कि लाइक 50-60 नंबर ले आओगे, काफ़ी अच्छे रैंक आ जाएंगे, क्योंकि पिछले बार तो ऐसा ही था। लेकिन इस बार पेपर इतने आसान आ गए, तो बच्चों ने अटेम्प्ट किए, तो उनको लगा 60-70 का तो अटेम्प्ट कर लिया हमने, अब ज़्यादा हो रहा है। तो सर फिर वही। वो आगे बढ़े नहीं, बच्चे बहुत अच्छे थे, आप भी थे और भी लोग थे जो और कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमने ही ऐसा बोला था शुरू में ही कि पेपर मुश्किल आ रहा है, तुम 60-70-80 नंबर का अटेम्प्ट करो, और उसमें ही जो आ जाएंगे, तो बच्चे अटेम्प्ट नहीं किए। अब जो बच्चे आंख बंद करके करते चले सर गए, मैं वो फिर। खुद मैं हम्म। खुद ही डर रहा था कि 78 या 49 क्वेश्चंस हो गए, मैं कहा इतने ज्यादा में कुछ गलत ना हो जाए। तो मैं खुद ही हाँ। रुक रहा था कि और ना लगाऊं और टिक ना करूं, तो मैं दो तो अनटिक ही छोड़ के आ गया। तो हम्म। वही है कि इतना कोई नहीं सोचता कि 80 प्लस भी जा सकता है। आ सकता है। तो ऐसा था थोड़ा अनएक्सपेक्टेड के लिए, मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा खुद को मतलब ही, बहुत ज़्यादा तुम्हें जंप पेपर हो के गया टाइम पिछले जज बार। करना पड़ेगा। हाँ, पिछले बार फर्स्ट रैंक 59 मार्क्स पे था, इस बार 93 मार्क्स पे है। तो मतलब अराउंड 34 वही। मार्क्स का गैप हो गया। सो 30 मोर मार्क्स और जाना सर मतलब। 60 हम्म। 60 के नीचे तो लाइक ऑलमोस्ट कुछ है भी नहीं इस बार तो। अगर कोई हाँ। जनरल का बच्चा है तो यस। 60 तो मिनिमम ही चाहिए। सही है, तो हाँ। बहुत अनएक्सपेक्टेड सा हो गया मतलब। हो गया। बच्चों के, जो बच्चों ने ऐसे ही बिना टेंशन लिए करते गए सारे करते चले गए, तो वो हो गया, बिना ये देखे कितने मार्क्स का हुआ नहीं हुआ। तो उनका है, जो बच्चे सर कैलकुलेटेड वही कर है, रहे थे। हम्म। माइंड सेट थोड़ा ऐसे प्री कंसीव्ड नहीं होना चाहिए कि मुझे तो इतने ही यस। करने हैं। मतलब जैसे मैंने पहला हाँ। क्वेश्चन करा फिर दूसरा, तो मुझे भी जज होने लगा कि पेपर ना आसान ही जा रहा है। हाँ, तो जा मैं रहा भी रुका नहीं जब तक एक गो में जितना होता जा रहा है।
थोड़ा हाँ थोड़ा डर तो बाद में डेवलप हुआ कि सारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो हाँ ऐसा है कि मतलब आप मतलब पेपर के टाइम ही जज करो। पहले शायद मेरा एक कोई जानकार था, वो थोड़ा ऐसे माइंडसेट से गया था कि मैं 35 ही करूंगा, मुझे 40-50 हाँ। तक ही रहना है। तो वो थोड़ा सा एक्चुअली रह गया 10-15 नंबर से ना। यस। तो वो होता है थोड़ा माइंडसेट, आपको वहीं पे जजमेंट लेना पड़ेगा एक थोड़ा। नहीं नहीं, कई सारे बच्चे हैं जो हाँ 40s 50s के ही बोले सर 50 नंबर करके आए, बिल्कुल सही है। अब मान लो 50 तो आ गए, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि बाकी लोग 90 करके आ गए, तो वहां बच्चे फिर रह गए वो। सर वही हाँ तो वही ये टॉप चीज़ है। 20 जो है सब 70 के अराउंड है, तो आपको हम्म। लाइक 70 से 80 का अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, 20 रैंक 22 रैंक पे हमारे यहाँ नीरज है, 72 नंबर है उसके, तो मतलब 70 प्लस में बीस हम्म। पच्चीस बच्चे तो 70 प्लस में चले गए। तो इसीलिए वही सर। ऐसा इस बार रहा। लेकिन वही हम यही बच्चों को फिर हम कहते हैं कि आप देखो पेपर कैसा है, डिफिकल्ट था पिछले साल बहुत ज्यादा, इसलिए 59 में फर्स्ट रैंक आ गया, इस बार इजी आ गया तो 93 में फर्स्ट रैंक चला गया। तो पहले बट से सर ही दोनों में एक चीज यही है कि प्रिपरेशन का तो रोल है ही। अगर मान हाँ। लो इस टाइम पे किसी ने मॉक्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे हैं तो उसकी हम्म स्पीड बहुत अच्छी होगी। और जब इतना आसान पेपर आएगा तो स्पीड काम आएगी। और हम्म। आपकी नॉलेज अच्छी है तो एक्यूरेसी आएगी। यस। तो एट द एंड तो आपका पीछे आपने कितनी प्रैक्टिस करी है वही काम आ रहा है, चाहे आसान पेपर हो चाहे हार्ड, आपको तो अंडर 50 रैंक लानी है। यस। हाँ मतलब एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप मेहनत उतना किए और हाँ रूल तो वही, आपके जितने नॉलेज हैं तो एक्यूरेसी है, सही कहा आपने। जितना प्रैक्टिस किया तो उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो रहा एग्जाम को लेके। तो बाकी आपको क्या लग रहा है, आपका क्या मिलेगा, कानपुर बॉम्बे? कानपुर का सर कानपुर का तो फिक्स है श्योर है, क्योंकि एक फिक्स है, सीट वो श्योर तो है। मिल ही जाएगी। हम्म। हाँ, बाकी देखते हैं। बॉम्बे का देखते हैं क्या होता है, हाँ बट कानपुर तो श्योर ही है, चलो वो भी हाँ सही है। तो हाँ। अच्छा, तो अभी डीयू में आप फर्स्ट ईयर मतलब उसको शायद क्विट करने का प्लान कर रहे होगे, है ना? हाँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। जी सर। ठीक है, कोई नहीं, वो अपग्रेड होता है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो ऐसा करते हैं। और ये ठीक है आप हाँ सर वो हर actually, साल होता ही है। और वहां जाके आपको मजा आएगा एक्चुअली, जैसे आप चूंकि फर्स्ट ईयर यहाँ कवर कर लिया ना, तो जो यहाँ पढ़े हो ना वही फर्स्ट ईयर में वहां भी आएगा, सेम चीजें। तो वहाँ लेकिन लेवल जी वहाँ सर। बहुत ज्यादा रहता है, तो वहाँ बच्चे ना सफर करते हैं, पास होने के लिए सर्वाइवल वहाँ क्राइसिस रहता है, क्योंकि ये उनके सुना है सर, हाँ ये हाँ काफी लोग बोलते हैं हाँ कि वहाँ सर्वाइवल मतलब अच्छा कि अच्छा आईआईटी में बच्चा। पढ़ाई बहुत रिगरस है। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, पिछले साल ही नाम में बताऊंगा, पिछले साल जो बच्चा कानपुर गया था, मतलब 2022 का एग्जाम देके जो गया था, अभी जो क्वालिफाई हो रहा है, तो वो बच्चा एक बार एमएससी स्टैट्स में कर चुका है। 23 में भी एक बच्चा ऐसा गया है हमारे पढ़ा हुआ ही, जो एमएससी एक बार कर चुका है, और वो अभी कानपुर में है। एक 22 का एक 23 का, वो दोबारा एमएससी कर रहा है, मतलब चूंकि 2 साल का ड्रॉप हो गया, तो उसने सोचा डिग्री ले ही लेते हैं, क्यों छोड़ना है, जैसे आपका 1 साल ही हुआ था, आप सोच रहे छोड़ देते हैं। अगर किसी का 2 साल का ड्रॉप हो गया, जी तो सर। एडमिशन ले चुका था। अब उस दोनों बच्चे का ये हाल है, अभी एक तो क्वालिफाई, एक तो हो गया 22 से 24 का था, तो उसका प्लेसमेंट भी हालांकि हो गया है, लेकिन उसके सीजीपीए 6 रह गए। मतलब वो बच्चा जो एक बार एमएससी कर चुका है, दोबारा एमएससी किया, और कानपुर में ऐसी हालत है कि मतलब 6 सीजीपीए लेके निकलना पड़ रहा है। और इतनी मतलब वहाँ क्राइसिस है समझो, उस तरह से अब अच्छे अच्छे बच्चों की हालत खराब कर देते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत क्वेश्चन का लेवल ज्यादा रहता है, तो आप वहां जाके बहुत कुछ सीखोगे लाइफ में। बहुत एक ऐसा पीरियड रहेगा लगेगा कि हम इतने अच्छे, अभी तक आपको लग रहा है बहुत अच्छे बच्चे हैं, वहां जाके ऐसा फील आने लगेगा कुछ आता ही नहीं है मुझे तो। क्योंकि जब क्विज होंगे 10 मार्क्स में 2 नंबर 1 नंबर जीरो भी कई बार आएंगे, वो आगे जाके पता चलेगा आपको। ऐसे ऐसे पेपर्स रहते हैं, तो लेकिन ठीक है, वहां जाके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और लाइफ के बहुत सारे लेसन्स हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है आईआईटीज में, तो वो बड़ी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी सर। तो जो लोग चैट में है, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो नवल या डैनियल, आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो चैट में या अनम्यूट करके, ठीक है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बाकी रह गया मैथ्स पोर्शन का, ज्यादातर स्टैट्स वाले बच्चों को ना, क्योंकि आपका स्टैट्स बैकग्राउंड है, तो मेन जी चैलेंज सर। स्टैट्स बैकग्राउंड वालों को मैथ का होता है, जो मैथ बैकग्राउंड के उनके चैलेंज स्टैट्स पोर्शन का होता है। तो मैथ्स पोर्शन को आपने कैसे ठीक किया, इसका बताइए। सर थोड़ा सा अगर शुरू से देखे तो अगर कोई डीयू से पढ़ रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा सा ना, मतलब जो भी सब्जेक्ट जैम में आते हैं मैथ्स के उनको थोड़ा थोड़ा देख के तो आता है। कि जैसे हम्म रियल एनालिसिस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, थोड़ा थोड़ा आता है, पर वो जैम लेवल तो बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब हम्म बस आपको पता होता है कि जैसे आइगन वैल्यू क्या हो गई, आइगन वेक्टर क्या हो गया, आपने इतना अलजेब्रा में देखा है। बट हाँ मैथ्स का जो एक्सपोजर है वो बहुत कम हो जाता है फिर। तो हम्म हाँ ये आपने सही बोला, तो इसके लिए मैं बताता हूँ। जैसे आपने जब क्लासेस शुरू करी तो एक मैथ्स में थोड़ा फायदा ये है कि आपके पास मटेरियल काफी है, स्टैट्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि हाँ। मैथ्स तो हर जगह पूछी जा रही है। और जैम हम्म। एमए में तो आपको 150-200 क्वेश्चन मिल जाते हैं एक ही टॉपिक पे। ये। तो अगर कोई आराम से बैठ के 300-400 क्वेश्चन पीवाईक्यू के लगाए, उसी में पहले उसको 8-10 दिन लगेंगे और हाँ। उसी में वो इतने नए कॉन्सेप्ट सीख जाएगा। तो एक तो ये हो गया।
दूसरा वही जैसे अलजेब्रा में बहुत सारा जो अलजेब्रा ऑलमोस्ट रिजल्ट्स बेस्ड है, कि आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। रैंक से रिलेटेड हो गए, आइगन वैल्यूज से रिलेटेड हो गए, इतने सारे तो रिजल्ट्स हैं। तो उसके लिए हम्म, आप कोई एक मान लो बुक फॉलो कर लिया आपने, कोई भी अलजेब्रा की इतनी सारी किताबें हैं, हुफमैन वाली वो किताब है, गिलबर्ट स्टैंग की किताब है, या हाँ। वो सॉम्स पब्लिकेशन वाली एक फॉर्म आती है जिसमें सीरीज क्वेश्चन के, ही क्वेश्चन फॉर्म है। सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन है, हाँ। तो आप मतलब ऐसे 10-15 दिन ना एक सब्जेक्ट को लेके चलो और थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्टैट्स सर आप रोज देख रहे हो, 3-4 साल हो गए आपको, मान लो आप बीएससी कर रहे हो, पर हाँ। मैथ्स आपके रोज नजरों में नहीं आ रही। सेमेस्टर के लिए तो 10 दिन पहले पढ़ रहे हो, तो वो तो बस भूल गए पेपर देते ही। तो हम्म। थोड़ा मैथ शुरू से हर एक एक दो दो दिन 50-60 क्वेश्चन करते रहो करते रहो। पहले शुरू के 2-3 महीने प्रिपरेशन के ये करना पड़ेगा, 4 सब्जेक्ट है, 4 महीने, हर दिन मैथ करो साइड वाइज, 1-2 घंटे रोज दो। क्योंकि मैथ्स में सर वही है कि जैसे इंटीग्रेशन हो गया, आपको आपको आता भी है, पर प्रैक्टिस तो इतनी होनी चाहिए कि जल्दी हो, वरना तो कोई हाँ। फायदा ही नहीं आने का। ये। हम्म। तो ऐसा ये एक दिक्कत होती है। तो मैथ्स का थोड़ा शुरू से ही अलग से एक पोर्शन बना लो, कि 1 महीने के अंदर मुझे ये एक सब्जेक्ट लेना है या 2 सब्जेक्ट लेने हैं। जैसे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक साथ कर लिया, मैट्रिक्स को अलग से कर लिया, पूरा अलजेब्रा को। तो एक ये एक चीज है। और रियल एनालिसिस जैसे हो गया, अब रियल एनालिसिस में भी प्रैक्टिस चाहिए काफी। हम्म। आपको पता है बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले यूज करने हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें यूज करनी है, बट पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा लगाऊं, रेशियो टेस्ट लगाऊं, रूट टेस्ट लगाऊं, और कैसे लग रहा है, कब फेल हो रहा है तो क्या करना है। तो उसके लिए थोड़ा पीवाई क्यू उठाओ, जैम एमए वाले, उनका लेवल तो काफी अच्छा होता है। हम्म। पर सर किसी को ज्यादा ही करना है, जैसे मेरा भाई मैथमेटिक्स से है, मैं आपको बता दूं, तो हाँ। उसने भी जैम क्लियर किया था, तो वो आईआईटी गुवाहाटी से मैथमेटिक्स करके आया था। नहीं। तो हम थोड़ा बहुत जो और मैथ्स के एग्जाम होते हैं, जैसे एनबीएचएम वगैरह हो गए, मैंने हाँ। थोड़े बहुत उनके क्वेश्चंस करे थे। राइट। तो कुछ पीडीएफ थे, तो आईएसआई और एनबीएचएम के काफी क्वेश्चंस देखे थे। उनका लेवल काफी ज्यादा हाई होता है। सही होता है। तो अगर किसी के पास ज्यादा टाइम है तो किसी को करना है तो कर सकता है। एग्जैक्टली, तो आपने सही कहा, मैथ्स के लिए जैम एमएस में तो मैथ पोर्शन है ही। जैम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिस के लिए, टीफर है, एग्जाम है, आईएसआई है, इस तरह के जो हाँ मैथमेटिक्स, सर, टीआईएफआर एनबीएचएम है, वाला है। टीआईएफआर का भी पेपर डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि जो हमारा मटेरियल था उसमें सब भी बहुत ये कंपाइल्ड है ऑलरेडी मैथ उस पोर्शन। हाँ हाँ सर, आपके पीडीएफ्स में एचयू यूनिवर्सिटी और हाँ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जो क्वेश्चन थे वो एक्चुअली हार्ड होते हैं। हार्ड होते हैं, हाँ। और बहुत बारी सर क्वेश्चन दिखता आसान है, पर आप रीड करके आंसर टिक करते हो सही नहीं आता। तो पहले ही मतलब ऐसे जज कर लिया ना कि क्वेश्चन आसान है और डेप्थ तक नहीं गए। ये एक बड़ी दिक्कत होती है मैथ्स में, कि दूर से देख के सही लग रहा है लेकिन बन ही नहीं रहा। यस, क्योंकि उस मटेरियल में तो एच थोड़ा सी एल, टी प्रैक्टिस आई एफ चाहिए। आर, हाँ, आई एस आई और ये सब के क्वेश्चंस है ना बहुत सारे। वो 9-10 वो मॉड्यूल है, इसमें एक में 200-300 क्वेश्चन अराउंड है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स के हो जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स पोर्शन का बहुत सही बताया आपने। अब जैसे चलो आप स्टैट्स बैकग्राउंड के हो, तो स्टैट्स का आइडिया तो है ही। तो जो बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड का एग्जाम दे रहा है, अब उनको स्टैट्स ठीक करना है उनको, कि स्टैट्स कैसे ठीक करें हम, जैसे अभी जो बच्चा हमारे साथ भी एक दो मैथ्स बैकग्राउंड के ही हैं, तो उनको कैसे वो ठीक करेंगे अपना स्टैटिस्टिक्स, अगर उनको ठीक करना हो खुद से या कोचिंग से, जैसे भी, दोनों तरीके से। सर कोचिंग है तो ठीक है, खुद से भी है तो मतलब रिसोर्स का यूज तो करना पड़ेगा, क्योंकि समझ तो नहीं आएगी खुद से अगर पूरी पढ़ने जाओगे तो, जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी। हम्म। अगर एक बीएससी का बच्चा जिसने स्टैट पढ़ी है, वो तो चलो फिर भी कर लेगा, क्योंकि अब उसको कॉन्सेप्ट तो पता ही है, और हम्म। आज की डेट में प्रैक्टिस के लिए कंटेंट है। पर एक मैथ्स वाले के लिए तो और दिक्कत है। और मेरे को ऐसा लगता है कि स्टैट्स का बच्चा मैथ जल्दी कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप मान लो रैंडम वेरिएबल कर रहे हो, आप सारा इंटीग्रेशन यूज कर रहे हो ना सर फाइनली, या अगर डिस्क्रीट है तो आप समेशन यूज कर रहे हो, तो रियल एनालिसिस यूज हो रहा है। तो हम्म। आपको स्टिल मैथ्स का टच है, लेकिन जो मैथ्स में है उसके लिए कहीं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, उसके लिए कोई हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई इन्फ्रेंस का कोई यूज नहीं है, तो हम्म। उसके लिए एक्चुअली चैलेंजिंग तो है। बट फिर उसमें मेरा मानना ये रहेगा कि जैसे हम 11th 12th में थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा टच देख के आते हैं, हम्म। तो आप बस एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके, बेसिक बिल्कुल ही बेसिक इवेंट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटीज निकालना, बेस थ्योरम, हम्म। फिर आप वहां से शुरू करके थोड़ा सा वो रिवीजन जो आ गया, फिर जैसे मान लो आप हो, कोई टीचर आपको मिल गया, आप हम्म। बिल्कुल आराम से नोट्स बनाओ, थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, वही जो मैंने स्टैट्स वालों के लिए बोला ना, कि महीने भर डिसाइड कर लो आपको मैथ्स कैसे करना है। तो थोड़ा उनको अलग से स्टैट्स में 1-2 घंटे खुद से सेल्फ स्टडी के लिए देना पड़ेगा। नोट्स बनने के बाद मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैट्स में मैथ जैसा नहीं है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ गया, आपको लगेगा आपको आ गया, पर आप भूल जाओगे, हाँ। क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशंस, इतने सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, मुझे। सबका मीनिंग अलग है। तो आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ज्यादा, प्रैक्टिस तो आप करोगे ही एट द एंड। तो शुरू में आपको रिवीजन करके खुद से, आपको एक बुक ही पकड़ लो, बुक से पढ़ना, बुकों में जो लाइनें लिखी होती हैं वो अलग होती हैं, जो क्लास में आप डिलीवर कर रहे हो वो एक डेफिनेशन है जस्ट, बुक में पूरा पैराग्राफ लिखा होता है, तो आपके ज्यादा बैठता जाएगा दिमाग में,
कि अच्छा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे कितना यूज करना है। कई बार थ्योरी में कुछ है सर कॉन्सेप्ट, जैसे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, अब उसकी डेफिनेशन जो है वो यूज ही नहीं होती है 90% टाइम, यस। अगर आप कंपटीशन के पर्पज से देखो। तो हम्म। उसके लिए थोड़ा सा आपको रीड करना चाहिए खुद से भी, मेरा ही मानना है। एक बुक तो आप एटलीस्ट पढ़ो ही, बुक्स होते हैं हेल्पफुल होते हैं, उनमें अच्छा लिखा होता है। तो ये एक थोड़ा सा सजेशन रहेगा कि थोड़ा आपको स्टेप्स को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा सेल्फ स्टडी का। सिर्फ टीचर के भरोसे तो शायद फिर आप, मतलब वो ना कि टॉप रैंकर्स वाला रुक जाएगा आपका। क्योंकि हम्म। कई बार जैसे आप 22 और 3 के लिए आप बहुत बार बोलते थे कि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन डेफिनेशन अप्लाई नहीं हो पा रही। हाँ। तो वहां पे सर थ्योरी का रिवीजन मैंडेटरी है फिर, कि थ्योरी का रिवीजन इतना अच्छा हो, आपको एक एक चीज पता हो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है वो लेस देन ग्रेटर देन में पूछता है, हमसे हम्म। अभी शर्त लगा देते हैं लेकिन उसने बाउंड्री नहीं पूछा। तो वो दिक्कत है ना कि जब वो बाउंड्री नहीं पूछा तो एग्जैक्ट क्वालिटी निकालो, लेकिन सब वो लेस देन ग्रेटर देन देख के बाउंड्री बाउंड्री निकालने जाते निकाल हैं। लेते हैं, हाँ। ये छोटी छोटी चीजें सर, कि जैसे मार्कओप्स में नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल हो, हाँ। जेनसेन इनइक्वालिटी में कॉन्वेक्स फंक्शन हो, ये चीजें बहुत छोटी है पर पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे यस। तो स्टैट्स में थोड़ा ऐसा है कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज और कब यूज करना है क्या यूज करना है, उसके लिए मल्टीपल रिविजन्स करो, ये बेस्ट रहेगा। करेक्ट। ये हो गया मैथ्स और स्टैट्स का रिवीजन। तो अब जैसे प्रिपरेशन के दौरान जो कुछ गलतियां होती हैं, आपने भी कुछ फील किए होंगे, ये नहीं ये कर सकते थे, या शायद ऐसा करते तो और बेटर कर सकते थे, तो कुछ ऐसा बताइए जो मिस्टेक्स लोग करते हैं या हो जाती है, मतलब जो बच्चे लोग। हम्म। हाँ सर, तो मैं अपना पर्सनली मानता हूँ, वैसे मैंने आपको बताया नहीं था डांट पड़ने के लिए, वो वेरिएंस ऑफ x+y का क्वेश्चन था ना, मैं कोवेरियंस की टर्म नहीं लिख के आया था उसमें, अच्छा, और वो भूल 2 मार्क्स गए। का नेगेटिव था। अच्छा। तो मेरा उस पर नेगेटिव भी लग गई और 2 नंबर कट गए। ओहो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, पहली चीज ये हुई कि मतलब मैं एमएससी में था और मेरे एग्जाम जनवरी में एंड के अराउंड थे, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई, मैं मॉक्स नहीं दे पाया। मेरी प्रैक्टिस तो थी उससे पहले काफी, पर लास्ट का अगर आप एक महीने में मॉक नहीं दे पा रहे हो और ऐसा पेपर आ जाए जहाँ पे आपको स्पीड की जरूरत है, तो आप फिर लैग कर जाओगे टॉप रैंकर्स से। तो हम्म। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 नंबर का क्वेश्चन और नेगेटिव, 2 नंबर आते ही 10 रैंक बढ़ जाती। तो यस। अब ये मेरी गलती है, प्रॉपर मतलब मेरी गलती है, तो आपको थोड़ा बैक एंड पे प्रिपरेशन में ही, मैंने शायद पिछले में भी बोला था, मैं भी यहाँ पे एलाबोरेट करता हूँ कि आप एक मॉक दो, फिर आप एनालिसिस करो, आपको लगेगा मॉक देते वक्त कि मैंने बहुत अच्छा करा है, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा आपने कहाँ पे गलती कर रखी होगी। जैसे सर मैं एक और पॉइंट आउट कर देता हूँ खुद की, एक पॉइजन का क्वेश्चन था 1+1/2, तो मैंने नीचे का 2 नहीं देखा, मैंने ऐड करके 2 लिख दिया, 3/2 हाँ। होना था और वो भी नेगेटिव था। हम्म। तो ये सारी गलती होगी आपसे क्योंकि आप जल्दबाजी में कर रहे हो, पेपर आसान दिख रहा है। उसके लिए अगर आप थोड़ा पीछे से अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी गलतियां खुद ही पहले ही एनालाइज करके आ रहे हो, तो आप कॉन्शियस रहोगे कि यार कुछ मैंने ऐड में गलत तो नहीं कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई गलत तो नहीं कर दी। सर ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से आप आपकी रैंक हिलेगी। हम्म। आता तो मतलब बहुत लोगों को बहुत कुछ होता है, यस। पर अब जैसे मेरी ये छोटी गलतियां हैं तो अब 2-3 नंबर की वजह से मान लो 10 रैंक ऊपर है। तो हाँ। अगर ऐसे सबके साथ होएगा तो आपकी रैंकिंग मतलब खराब हो जाएगी। तो अब जिस बच्चे ने जैसे 75 नंबर का अटेम्प्ट करा और पूरा ही सही हो गया, तो वो टॉप 20 में है। हाँ। अब मैंने 75 का करा और मुझसे कुछ गलतियां हो गई 2-4 क्वेश्चन की, तो मैं हम्म। थोड़ा सा नीचे आ गया। तो हम्म। एक ये बेसिक पॉइंट मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आप थोड़ा अगर पहले पढ़ते हो तो उसका फायदा ये होता है कि आपके पास आपके लिए एक महीना है, तो आप खुद को एनालाइज कर सकते हो पेपर से पहले ही। और सर ये करना चाहिए, और प्रिपरेशन के दौरान भागना नहीं चाहिए। कि ऐसा होता है ना, आपने मान लो 2 बैच चलाए हुए और चलो मैंने करा तो मेरे को आता है क्योंकि पहले से आता है थोड़ा, तो हम्म। मैं मेरे को डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है, आराम से करो और थोड़ा टाइम दो चीजों को, एक एक टॉपिक पे मल्टीपल क्वेश्चंस करो। जैसे आज की डेट में प्रैक्टिस सेट बहुत है, तो आपको मैं ऐसा मानता हूँ मान लो कंसिस्टेंसी पे 100 क्वेश्चन अलग से मिल सकते हैं बुक्स के अलावा। यस। तो आपने पहले एक किताब करी, आप जो एग्जाम्पल कराते हो, मान लो रोदगी से आप एग्जाम्पल करा रहे हो, हम्म। पहले आपने वो रिवाइज करा, फिर आपने वो 100 क्वेश्चन करे, फिर आप अगले टॉपिक पे जाओ। आपने आधा अधूरा पढ़ा, फिर आप सफिशिएंसी पे पहुंच गए, फिर आपने हम्म। जैम का क्वेश्चन देखा, वो दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहा है, आपको दोनों ही नहीं आ रहे, तो सर आपने पढ़ाई भी कर ली और वो यूज भी नहीं हो रही। तो इससे बेहतर है कि 5 कॉन्सेप्ट सीखो, पांचों अच्छे से सीख लो। ये मेरा एक सजेशन रहेगा, प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा भागो मत। एग्जैक्टली, क्योंकि एक्यूरेसी जो आपने पॉइंट आउट की बहुत सही बात है। जैसे मान लो, हाँ मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, बाद में बहुत दुख होता है। सही, अब 2 नंबर आपके आ गए तो इस बार ये 2 नंबर से 10 रैंक का इजीली गैप होता है। यस, 2 नंबर ज्यादा होता तो आप टॉप है ना उसमें आ जाते। एग्जैक्टली। सर वही 6 रैंक में 0.66 का डिफरेंस है। जैसे डिफरेंस। तथागत 30 पर उसका 0.66 है वो मेरा उसका, तो अब हाँ। एक ही नंबर पे आपका 8-10 रैंक आ रहा है। ज्यादा और है। सर एक क्वेश्चन था आपको याद हो बाई वेरिएट नॉर्मल का, जिसमें वेरिएंस ऑफ x बार प्लस y बार था, हाँ। उसमें मैंने कोवेरिएंस ऐड करा है, अच्छा। और दूसरा ही सेम क्वेश्चन है उसमें कोवेरिएंस नहीं ऐड कर रहा है। तो पेपर में आपसे ऐसी गलतियां भी होंगी, तो आपको उसके लिए भी
स्पीड और एक्यूरेसी आपकी काम आती है कि एक दो क्वेश्चन अगर गलत हो तो आप कहीं और टैकल कर पाओ, मैनेज कर पाओ, कि मेरा एक दो ऊपर नीचे हुआ तो मैं संभाल लूंगा। तो इसके लिए आपकी बैक एंड पे प्रिपरेशन काफी एक्यूरेट होनी चाहिए। सब कर रहे हैं, पर जिसकी ज्यादा एक्यूरेट है वही बेहतर रिजल्ट ला पा रहा है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक एक मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट, बच जानते बहुत बच्चे बहुत कुछ है, लेकिन अब एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, ये सर चीज। भाई हाँ, ये चीज मैंने देखी, बहुत बच्चों को काफी अच्छी नॉलेज है। नॉलेज वो है। आपको उनको ऐसे क्वेश्चन भेज दोगे वो कर देंगे, लेकिन जब एग्जाम का माइंडसेट आया ना और एग्जाम का प्रेशर आया, वही बच्चा शायद नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हम्म, आपको घर पे ही एग्जाम का माहौल बना के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। yes। सिर्फ प्रिपरेशन का मतलब पूरा रोल है, और माइंडसेट का रोल है साथ में, कि एग्जाम माइंडसेट और और मैं आपकी बस काम कितनी वही कर रहा एक्यूरेट हूँ। प्रिपरेशन है। हम्म। यस। ठीक है, तो आप लोगों क्या में से हुआ सर, जो, कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ ये अमन शायद, अमन कुछ पूछ रहे थे क्या, मुझे लगता है तो गलती से सबमिट हुआ था। तो जो लोग अभी मीटिंग में हैं, कुछ पूछना है आप लोगों को प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी लोग हैं, अमन, हर्ष या नवल या स्मिता, जो भी, डेनियल, तो जो भी क्वेश्चन आप पूछिए एक बारी, क्योंकि प्रिपरेशन में माइंडसेट भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नॉलेज इनफ नहीं है क्वालिफाई करने के लिए, माइंडसेट भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सर डेनियल ने पूछा है कि पर डे कितने आवर पढ़ाई करनी होगी। कितनी देर पढ़नी होगी। तो अगर मतलब आई एज्यूम कि सब तो बीएससी में है ही अभी, अगर कोई ड्रॉप ले रहा है तो उसका तो उस पर डिपेंड करता है। मैं अभी अपना बता देता हूँ, जब मेरे पास 3 महीने थे बीएससी से एमएससी में स्विच होने के, मेरे को पता चल गया था सीयूटी के थ्रू तो कि हो जाएगा एडमिशन तो आराम से। तो मेरे पास 3 महीने थे, तो उस टाइम तो मैंने रोज मिनिमम टू मिनिमम 8 से 10 घंटे दिए, क्योंकि 4 घंटे तो मैं आपकी क्लास ही कर रहा था, और आप रोज एक असाइनमेंट करने को देते हो, उसे करने में 2 से 4 घंटे लगेंगे। यस। और 2 से 3 घंटे में अलग से खुद बुक ही कर रहा होता था, मैं उनके भी क्वेश्चन आपसे पूछता था, तो मेरे को 10 घंटे तो मिनिमम लग ही रहे थे उस टाइम पे। तो एक ये चीज हो गई, बट अगर आप कोई कॉलेज में है कोई बच्चा, तो उसके लिए 10 घंटे दे पाना तो बहुत मुश्किल है। हम्म। पर उसके पास टाइम है, जैसे मैंने जून जुलाई से शुरू करा, और आप मान लो भी मार्च से शुरू कर रहे हो, तो आप वही 3 4 महीने बराबर कर सकते हो। तो आपके लिए 4 से 5 घंटे तो मिनिमम आपको रखने चाहिए। मतलब आप एक क्लास अगर 2 घंटे की कर रहे हो, तो 2 घंटे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सर, वरना क्लास का तो कोई फायदा नहीं है अगर आप हाँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना। नहीं तो कर आप रहे, कितना ही सीख लो, मैं कह रहा हूँ आप 5 बार कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन सीख लो, आपने एक बार भी अप्लाई नहीं करी ना, आप छठी बार भूल जाओगे। भूल जाओगे। कोई फायदा ही नहीं है अगर आप खुद से डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे ना एग्जैक्टली, कि लेस देन पे जीरो है, ग्रेटर देन पे है, कंफ्यूज ही हुए जा रहे हो, तो हम्म। उसका कोई मीनिंग नहीं है। और एक तो जो पहले मैंने बोला कि जो पढ़ रहे हो उस पे क्वेश्चंस करो, तो 4 5 घंटे मिनिमम लेके चलो, 4 से 5 घंटा मिनिमम। यस, तो अगर आप 4 5 घंटे बाकी मिनिमम दे सर सकते हो पर्सनली, कंसिस्टेंटली, हाँ। पर्सनल लेवल पे कॉन्फिडेंस आने लगता है आपको, एक टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि अब मुझे 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, बस 3 घंटे करनी है, आपको पता है मेरे अंदर ज्यादा कमी है तो मुझे ज्यादा करना है। तो हाँ। उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेज भी करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा कॉलेज छोड़ना है, अगर आपको भाई एंट्रेंस निकालना ही है तो अब ज्यादा आर दो। तो ये थोड़ा समझ आ जाएगा आपको करते करते 3 4 महीने के बाद। यस, सो नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हाँ उस पर काम करो, क्योंकि हम सिलेबस पढ़ाते हैं, देन आपको उसको रिवाइज करना है, उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। ऑलरेडी बहुत सारे असाइनमेंट ड्राइव में है अभी, और बहुत सारे अपलोड हो रहे हैं। सो आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन एंड में मॉक टेस्ट ठीक से करो। ये है, बाकी कितने देर का है तो आपको देखना, आप कंसिस्टेंटली कितना दे सकते हो। अगर आप डेली 4 5 घंटे, जैसे उन्होंने सजेस्ट किया, दे सकते हो कंसिस्टेंटली, कि डेली मतलब डेली, तो डेली 4 5 घंटे आप एग्जाम को दो, दैट इज इनफ टू गेट गुड रैंक। ठीक है, बाकी और कोई किसी को क्वेश्चन हो तो पूछो। ठीक है, चैट में पूछ सकते हो या अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। ठीक है, हर्ष आपको कुछ पूछना है क्या, माइक अनम्यूट है आपका, या कौन पूछ रहा नो है? सर। यस यस, हर्ष, कौन पूछ रहा है, हर्ष बताइए, हाँ। पूछ रहे थे कि बीच बीच में थोड़ा बहुत डर भी लगता है कि वही बात है, मतलब होगा कि नहीं होगा, मेहनत तो करना ही है, वही बात है, थोड़ा डर लग, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। डर लगता है, डर तो रहता है कि होगा नहीं होगा, तो सबके साथ होता होगा। बताओ आपको क्या लगता है, क्या एक्सपीरियंस है इसका, क्या सॉल्यूशन है, क्या आपका एक्सपीरियंस था डर के साथ, सर और एक क्या एक solution? एक चैट पढ़ो आप, फिर दोनों का आंसर एक साथ देता हूँ। अच्छा। ये तो कह रहे हैं कि सर क्या पूछूं, टॉपर का इंटरव्यू देखकर खुद मोटिवेट हो जाता हूँ, फिर 2 3 दिन बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अच्छा। सर मैं करता हूँ दोनों का आंसर तो। सर ऐसा है देखो, मतलब मान लो मैं अपने ही एग्जाम्पल से अगर शुरू करता हूँ, तो अभी मैं मान रहा हूँ कि ये लोग जिन्होंने पूछा है वो बीएससी में होंगे।
मैं एमएससी में था, तो एमएससी में फर्स्ट ईयर का जो सीजीपीए होता है वो ही आपका मैटर करता है सबसे ज्यादा प्लेसमेंट के लिए या किसी भी जॉब के लिए, क्योंकि मास्टर्स डिग्री थोड़ी तो डिफरेंट हो जाती है बीएससी से। तो आपको अपना एकेडमिक्स अच्छा दिखाना ही होता है। तो मेरे पास देखो वो था, उसके बाद भी मैंने ये रिस्क ले रखा था कि मुझे जैम करना है या मुझे गेट देना है मान लो। हम्म। एक सबसे बड़ा तो डर पहले यही कि मैं दोनों जगह ही खराब ना कर दूं, हम्म। कि मतलब एक भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ तो मैं कहीं का भी नहीं रहा। तो ये तो सबसे बड़ा रिस्क तो मैं अपने साथ ही लेके चल रहा था। हम्म। पर भाई जो भी मैंने मेंशन करा, आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जहां आपको ये पता चल जाए कि यार एक ना एक जगह तो हो जाएगा, दोनों नहीं चलो एक तो हो ही जाएगा। तो उसके लिए आपको, और हाँ थोड़ा ये तो मतलब ह्यूमन नेचर ये है कि डर तो लगेगा, ये तो होगा ही। डर आपको एग्जाम में भी लगेगा कि लगातार 5 क्वेश्चन नहीं बने, आप उसमें ही पैनिक कर गए। बट इनके थ्रू तो निकलना पड़ेगा ही। ये डर तो लग रहा होगा, बट उसी मोमेंट पे रुक के थोड़ा सा मान लो बाहर बाहर घूम लिए, थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करो, फिर से आके बैठो, फिर क्वेश्चन करो। कई बार ऐसा होगा आप प्रैक्टिस करोगे, कोई टॉपिक उठाया, मान लो पीवाई को कर रहे हो और क्वेश्चन ही नहीं बन रहे गो में। उस टाइम पे बहुत बुरा फील होगा कि इतनी मैंने तैयारी कर रखी है, इतनी पढ़ाई कर रखी है, और 2023 का कोई पेपर करोगे, मुझसे 30 नंबर नहीं लाए जा रहे। मेरे साथ ऐसा 2022 के पेपर में हुआ था। हम्म। कभी मैंने पहली पहली बार दिया सर, 16 नंबर आ रहे थे। हम्म। मुझे लगा कि ये तो है ही नहीं, मेरे लिए बना ही नहीं है। हाँ। तो ऐसा लगेगा आपको। फिर एकदम से मैंने सीयूईटी दिया, उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर आ गया। फिर बाद में फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा आपको कभी कभी लगेगा लो, लगेगा कभी हाई लगेगा, बट अगर कंसिस्टेंटली करते गए तो हो जाएगा एट द एंड। मतलब सर डर के अगर रुक गए तो जहाँ 100 रैंक आ रही होगी वो हाँ। और ऊपर चली जाएगी, लेकिन हाँ। करते रहे तो वो 100 से 80 तो आ जाएगी। यस। सो मतलब कंक्लूजन ये है कि डर तो ऑब्वियसली पार्ट ऑफ जर्नी है, और बहुत बड़ी सक्सेस बहुत बड़ी रिस्क के साथ आता है। एग्जाम्पल साहिल भी है, और मैं भी अभी बहुत बड़ा रिस्क लिया हूँ पिछले कुछ टाइम में, और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है मुझे, और मिल रहा है। तो ये सब है लाइफ में, कि बहुत बड़ी सक्सेस बहुत बड़ी रिस्क के साथ आएगा, रिस्क में डर रहता है क्योंकि डर तो लगना ही है। लेकिन इसका सॉल्यूशन जैसे बताया इसने, कंसिस्टेंटली, यस, द थिंग यू आर सपोज टू डू कीप डूइंग, जस्ट ये है। डर के बावजूद अगर डर लग रहा है, रिस्क है, स्टिल यू कीप डूइंग द थिंग यू आर सपोज टू डू। बस जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज को एम लेके आप स्टार्ट की हो प्रिपरेशन, डर के बावजूद, फेलियर के बावजूद, यू हैव टू कीप डूइंग इट कंसिस्टेंटली, लगातार करते रहो, एक टाइम बाद यू विल बी इन अ गुड सिचुएशन। ये है। ठीक है। सर एक चैट देखना। हाँ, डैनियल पूछ रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड बीटेक सीएससी है, तो क्या कितना डिफरेंस है बीएससी वालों से प्रिपेयर करने में? पहले मैं ऐड कर देता हूँ। तो डेनियल, आई को आपको मैं रिकमेंड करूँगा, अभी कुछ देर पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था 22 रैंक का, नीरज का। वो नीरज बीटेक कंप्यूटर साइंस का बच्चा है। वो सुबह 7 बजे से 3-4 बजे तक स्कूल में पढ़ाता है पिछले 2 साल से। इसके बावजूद वो शाम को 4 बजे से लेके और रात को 10-12 बजे तक पढ़ाई करता है। इसके बावजूद इस बार 22 रैंक है उसकी, और उसका कोई स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड नहीं था। तो आपका बैकग्राउंड और नीरज का बैकग्राउंड मैच करता है। तो मैं आपको नीरज का नंबर शेयर करूंगा, आप मुझे टेक्स्ट करना। यू टॉक टू हिम, ही विल हेल्प यू मोर। अब ये साहिल अपने हिसाब से आंसर बताएंगे, तो आप आंसर बता दीजिए कि मेरे बैकग्राउंड बीटेक सीएससी सर है। हाँ एक्चुअली, हाँ, कितना डिफरेंस है बीएससी एक्चुअली इसका ना वाले? यस। इसका थोड़ा सा मुझे पता है, क्योंकि रिसेंटली मतलब मेरा जब हम स्कूल में थे तो मेरा भी एक दोस्त था, वो ट्रिपल आईआईटी भागलपुर गया था। तो यस। यही बीटेक ही करने। तो अभी रिसेंटली उसका डेटा साइंस में ही प्लेसमेंट हुआ। तो अरे सर वाह। अभी उसने मुझसे स्टैट से रिलेटेड कुछ पूछा मेरा ग्रेड स्कोर आने के बाद, कि हम्म। उसे लगा कि अच्छा स्टैट्स तो आती होगी अभी से। तो उसने हम्म। मुझे फोन करा, मुझसे पूछा कि मेरे को फुल टाइम लाइक डेटा साइंस और एआई की तरफ शिफ्ट करना है, और इधर स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। जैसे सर मान लो नॉन पैरामेट्रिक जितने भी टेस्ट हो गए, तो उन सब का यूज होता है, आप इन्फ्रेंस जब निकाल रहे होते हो, हम्म। या आप नॉर्मल कोई डर्बिन वॉटसन वगैरह का आपने यूज कर लिया चेक करने के लिए ना। तो उस टाइम पे मैंने उससे बात करी, तो बीटेक का ही बच्चा है वो, तो मैं ज्यूम करता हूँ इनको भी इतना ही पता होगा। कि जैसे हम्म। मैंने उससे पूछा, मैंने थोड़ा थोड़ा कि जैसे तेरे को सीएलटी पता है कि नहीं पता है। तो उन्हें ना सर सब कुछ टेक्निकली करना आता है, कि उन्हें पता है कि हाँ मतलब मैं पाइथन में लोड कर दूंगा एक फंक्शन है, वो हम्म। सीएलटी लग जाएगा। तो उन्हें नहीं सुना हुआ है, उन्हें पता नहीं है होता क्या है थ्योरेटिकली। तो हम्म। एक तो ये हो गया बीटेक वालों के लिए, जो मेरे को लगता है कि आप लोगों को शायद इतना ही पता है स्टैट्स के बारे में कि आपको टर्म्स पता है, बट थ्योरेटिकली आप नहीं पढ़ते हो। तो हम्म। आपके लिए तो सबसे ज्यादा यही रहेगा कि बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, एकदम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से, कि जहां सर मीन हाँ। मोड, मीडियन कर्टोसिस, स्क्यूनेस, सेट यस। सेंट्रल टेंडेंसी जहां आपका चलता है, मीडियन डेविएशन, इन सब से बिल्कुल शुरू करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा आप वो फेज में आते जाओगे जहां आप स्टैट से कनेक्ट करते जा रहे हो। हम्म। बिल्कुल एकदम सिलेबस के लाइन वाइज चलना होगा, और रैंडम वेरिएबल्स या सिलेबस से भी सर थोड़ा अलग।
आपको थोड़ा रिग्रेशन कोरिलेशन सब थोड़ा थोड़ा अलग से जानना चाहिए। थोड़ी थोड़ी स्टैट्स अलग से जानो, ताकि अगर आप स्टैट्स को लाइक आपके अराउंड स्टैट्स चलती जा रही है 2-3 महीने, तो आप थोड़ा आप उस पेज में आओगे जहाँ एक बीएससी का बच्चा 2 साल से, चाहे सर वो 10 दिन पढ़ रहा है बीएससी का बच्चा, लेकिन वो हम्म, 2 साल में 4 सेमेस्टर पास करके आ रहा है, तो उसको सारी चीजों का एटलीस्ट पता है कि अच्छा ये भी मैंने सुना है, ये भी सुना है। तो सबसे पहले बीटेक वालों के लिए यही रहेगा कि अगर आप अर्ली प्रिपरेशन करना मतलब शुरू कर रहे हो, तो हम्म, वो ज्यादा हेल्पफुल है। और आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। भाई मैथ्स बैकग्राउंड वालों की तरह हो गया, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा पता है, बीटेक हम्म, वालों को भी थोड़ा थोड़ा पता है। तो आपको थोड़ा बुक्स उठाने चाहिए। जैसे एक बीएससी का बच्चा फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू करता है कि एफएमएस उठाता है, बिल्कुल शुरू से शुरू करता है। और बाकी फिर टीचर अगर आपके पास है, संतोष सर हैं, तो हम्म, साथ में वीडियोस भी देखो एंड रिवीजन करो मल्टीपल। और अगर आपके पास, मेरे को मैं एक पॉइंटर ऐड करता हूँ सर, जैसे मेरे पास मेरे जूनियर्स थे, हम्म, और मुझे पर्सनली थोड़ा सा पढ़ाना एक्सप्लेन करना पसंद है। मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उससे मैं ज्यादा अच्छे से याद रख सकता हूँ। हाँ, मतलब मैं क्वेश्चंस वगैरह कर लेता हूँ, वो हो जाते हैं मुझसे आराम से, पर फिर मैं ना भूल जाता हूँ कि डेफिनेशन क्या थी। हाँ, तो अगर मैं किसी और को बता दूं तो मेरे को आराम से याद रहता है। तो ये अगर कोई नया बच्चा पढ़ रहा है, तो आपके अगर दो दोस्त भी हो आप, तो आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा और आपने जस्ट डिस्कस कर लिया, वो आपको अच्छे से ही याद रहेगा फिर। और ये होना भी चाहिए स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट में, जहाँ इतने सारे डेफिनेशन, इतने ज्यादा टर्मिनोलॉजीज हैं, यूज केसेस इतने सारे हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको पता हो, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ये आप एक कर सकते हो। बिल्कुल सही बताया। अभी लास्ट और वीडियो सर पे इसमें आपने मैं एक कमेंट। चीज और ऐड कर देता हाँ। हूँ हम्म। बताओ। कि मेरे, हम 5 दोस्त थे आई गेस, 2-3 सीएमआई चले गए थे। अरे। फिर हम एमएससी डी आए, 1-2 आईआईटी निकल गए, एक आईटी कानपुर में ऑलरेडी, और अब मेरा भी हो गया। हम्म, तो आप थोड़ा थोड़ा लाइक शुरू से करते रहते हो, आपका एक ग्रुप है, आप जहाँ रोज कर रहे हो मेहनत कर रहे हो, तो जो पीयर वाला जो बोल रहा था, हो जाता है मतलब। शायद जैसे आप हो, आपका ही एग्जाम्पल है, हम्म, आपने तो मतलब बहुत ज्यादा ही फेलियर देखे हैं, हाँ, और यस। स्टिल आप मतलब टॉप से टॉप पे पढ़ के आए हो कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। बट हाँ, भैया कि सर टाइम लगा, परसिवरेंस था। टाइम लगा। तो टाइम का जो वो फेज है, वहां थोड़ा सहना भी पड़ेगा। हम्म, बट फिर वो निकल जाएगा मतलब एक पॉइंट के बाद। तो जिनको फियर है वो ऐसा सोचे कि आपसे ज्यादा तो है बहुत लोगों को, शायद बहुत लोग बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं ऑलरेडी। यस। तो मैं बता रहा था अभी कुछ दिन पहले आपके वीडियो, जो पुराना वीडियो इंटरव्यू लिया था, उसमें कमेंट भी आए थे कि बहुत अच्छे टीचर हैं साहिल। मतलब आपके दोस्त मुझे लगता है कमेंट किए होंगे। मतलब पढ़ाता अच्छा है। वो दोस्त ही बताया होगा, हाँ। तो वो था, तो मतलब ये पता चला अच्छा आप दोस्तों को हेल्प करते हो टीचिंग मतलब के थ्रू। ये भी अच्छा तरीका है टीचिंग का। मैं भी लाइफ में अच्छा कर पा रहा हूँ, इसका एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन टीचिंग का है। अभी जैसे मैं इंटरव्यू दिया जहाँ पे मेरा भी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब हुआ है, जहाँ मैं ज्वाइन करूंगा अभी। तो वहाँ भी मतलब मेरा पीएचडी चल ही रहा है, अभी 2.5 साल हुआ जस्ट पीएचडी का। मुझे सेलेक्ट किया है। मेरे साथ साथ 8-10 ऐसे कैंडिडेट जिनका 2 साल पहले पीएचडी हो चुका है, इवन खड़गपुर से ही, मेरे अपने ही सीनियर ही थे, जस्ट मेरे पहले वाले जो सीनियर जो पिछले साल निकले हैं, उनको सेलेक्ट नहीं किया। और भी लोग जो बॉम्बे से पीएचडी के, उनको सेलेक्ट नहीं किया, मुझे सेलेक्ट किया है। तो इसका फायदा ये है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तो चूंकि बेसिक डेफिनेशंस और ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है, तो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस वो मेरा बेटर रहा उन लोगों से, शायद इसीलिए मेरा हुआ है। तो द थिंग ऐसे बिल्कुल मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उससे, कि आप जब किसी को पढ़ाते हो बताते हो तो आपकी चीजें और क्लियर हो जाती है, तो बेटर हो जाते हो एक्चुअली। तो दोस्तों के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, उससे आपके कॉन्सेप्ट और बेटर होंगे। यस। और सर पीयर वाले पार्ट पे एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे हम्म, जब मैं एमएससी में पहुंचा, मान लो सर देखो 50-60 सीट है, मान लो हम्म, थोड़ा सा ऊपर कर दो कि 70-80 तक बच्चे ले लिए, तो ऑब्वियसली सबका तो नहीं होगा। हम्म, चाहे कोई कितना ही टैलेंटेड है, स्मार्ट है, सबको कैसे लेंगे मतलब 3,500 की भीड़ में। बट आप ये देखो, आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, या जैसे मेरे को, मैंने जो वो 3 महीनों का आपको फेज बताया, उसी में 10-10 घंटे देके 6 महीने की प्रिपरेशन कर ली। तो हम्म, मैं मान लो 1-1.5 महीने बिल्कुल ही नहीं गया एमएससी में, फिर मुझे वो कवर करना है। लेकिन मेरे इंटरनल्स हो गए या जो भी एग्जाम्स हो गए, वो काफी अच्छे गए। क्योंकि जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, वो कहता है कि मीडियन का मीन और वेरिएंस निकालो, तो आपको सब्जेक्टिवली करना है, आपको पता है ऑर्डर सेट्स लगेगा। तो मुझे मतलब एमएससी भी आपका इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप मेहनत करो, कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं, उसका हेल्प तो हो गया कि एमएससी में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आपको कोई स्किल डेवलप करनी है, किसी को प्लेसमेंट के लिए जाना है, आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा पढ़ाई वाली चीज, 2 दिन में कर लूंगा। तो कुछ ना कुछ तो सर मिल ही रहा है, आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यस। हाँ, लेकिन एंट्रेंस के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी है ना। साथ में अगर आप एमएससी कर भी रहे हो, तो स्टिल यूनिट टू सॉल्व। आप चूंकि एमएससी कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो एंट्रेंस में उसका फायदा मिला, क्योंकि सिर्फ थ्योरी जाना सफिशिएंट नहीं है। यस। नहीं है एग्जैक्टली। तो चलिए, तो इसी के साथ हम लोग एंड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ बस एंड में साहिल एक बार बस ये आप समराइज करके बता दो कि जो 25 के एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करे क्या ना करे, एज अ समरी। और ये अभी आखिरी क्वेश्चन होगा हमारे लिए। हम्म।
जी सर, तो पूरा समरी ये रहेगा सर कि अभी कंपटीशन काफी इंक्रीज हो गया है, हम्म। तो आपको एक्चुअली अर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जिसने अभी से बैच ज्वाइन कर लिया है, वेल एंड गुड। और रोज का रोज पढ़ो, ये नहीं कि कल पे डाल दिया, ये टॉपिक गया वो टॉपिक गया, ये सब कुछ नहीं होता सर। और ये सब बहाने ही होते हैं लोगों का कि मेरा ये काम है वो काम है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो आपको पहले तो सारा आप सिलेबस करो एक गो में, जितना कम से कम लैग आए उतना लैग आने दो। फिर प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू सबसे पहले करो पहले, और कोचिंग ये वो मटेरियल के लिए मत भागो। पहले पीवाईक्यूज करो, एक सिस्टम में चलो, देन एंड में मॉक दो, खुद को टाइम दो, एनालाइज करो सारी चीजें। और थोड़ा थोड़ा आपसे डिस्कशन और जो भी आपसे बड़े उनसे डिस्कस करते रहो। जो हम्म। वहाँ एग्जाम के ड्यूरेशन में जो दिक्कतें आती है वो आपको पहले पता चल जाए। तो ये सब करके आप अपना एग्जाम देने जाओ। बिल्कुल। तो थैंक यू। ये नवल क्या पूछ रहा है, बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाने के लिए जैम निकालना जरूरी है? बड़े कोचिंग जैम में तो अभी बड़े कोचिंग कोई बना नहीं है, सब छोटी छोटी है, क्योंकि हमारे बच्चे ही नहीं ना। भाई 3,000 बच्चे हैं, कितने बना लोगे तुम? मैक्सिमम 3,000 बच्चे तुम्हारे पास होंगे, तो कोई कोचिंग बड़ा हो नहीं सकता इस फील्ड में। मैक्सिमम 1,000, हमारे पास 500-600 बच्चे हैं, 600 प्लस बच्चे इस बार थे सब मिला के। अगले साल 1,000 कर दूंगा मैं। यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। तब टाइम एक्चुअली खत्म हो रहा है, तो कह रहा है रिवीजन कैसे करे? तो कोचिंग क्या आप कह रहे हो, आप एमएससी करने के बाद जेडबल भी पढ़ा सकते हो नवल, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये भी ऑप्शन है। रिवीजन कैसे करना है? अब तो मीटिंग खत्म हो रहा है, मुझे लगा दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा इसके लिए। दोबारा ज्वाइन करना है या क्या सर करना यहीं पे ऐड कर देते हैं अगर टाइम है है? तो। हाँ बोल दो बोल दो, हाँ। मैं थोड़ा सा अगर टाइम पे ऐड कर देता हूँ, तो रिवीजन के लिए देखो ऐसा है कि अगर आपके नोट्स बन गए हैं एक बार, तो आप अगर बीएससी भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप ना अपने लिए रोज 1 घंटा फिक्स कर लो, जहाँ पे आप सिर्फ रिवाइज करोगे। रिवाइज भी ना तो एक टर्म होती है इसके लिए, तो आपको ऐसे एक्टिव रिकॉल टाइप करना चाहिए। आप ना पहले देख के मत याद करो, आपको लगेगा आपको आता है, फिर आप नोटबुक बंद करो, खुद से लिख के देखो कि यस। आपको कितनी चीजें पता है। हम्म। उससे आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअली रिवाइज करना है। और जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है वो बार बार मत पढ़ो, क्योंकि उस पे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। तो ईगो इश्यूज बिल्कुल मत रखो और सेम चीज बार बार मत पढ़ो। मल्टीपल पढ़ने से ज्यादा फायदा होता है। तो रिवीजन ऐसे करो कि रोज फिक्स कर लो कि मुझे रोज रिवाइज करना ही है। ठीक है। तो जहाँ